This video will introduce three states of a system. That is, one is the stable, normally stable state, second is the critically stable state, and third one is the unstable state. So लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था कि डेल सी आपका एक फॉल्ट क्लियरिंग एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग टू टी सी, दैट इज़ द फॉल्ट क्लियरिंग टाइम. इस डेल सी एंगल पर आपका जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका होता है. तो डेल सी तक, डेल ज़ीरो से डेल सी तक आपका जो रोटर एंगल है वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करेगा. हालांकि यहाँ फॉल्ट मौजूद है, लेकिन फॉल्ट मौजूद होने के बावजूद भी यहाँ डेल आपका एंगल इंक्रीज़ करता रहेगा. क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि मैकेनिकल टॉर्क का अपोजिशन करने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क यहाँ मौजूद नहीं है. तो ये एक्सेलरेट करेगा और डेल सी पर आकर आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा. डेल सी पर फॉल्ट क्लियर होगा और डेल सी पर ही आप देखेंगे इस पावर एंगल डायग्राम के थ्रू कि यहाँ आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो आपका डोमिनेटिंग है देन द शाफ्ट पावर. तो इलेक्ट्रिकल पावर हालांकि शाफ्ट पावर से डोमिनेटिंग है, लेकिन फिर भी आपका रोटर एंगल क्या करना चाहिए? डिसेलरेट करना चाहिए, राइट? कैसे? एक्सेलरेशन पावर से देखेंगे. एक्सेलरेशन पावर इज़ व्हाट? शाफ्ट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर. तो इलेक्ट्रिकल पावर आपका डोमिनेटिंग है देन द शाफ्ट पावर, तो नेगेटिव बन रहा है आपका पी ए. शाफ्ट पावर आपका कम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर आपका ज़्यादा हो रहा है, तो पी ए आपका नेगेटिव है. नेगेटिव मीन्स डिसेलरेशन होगा. लेकिन आपका डेल सी पर पहुँचते पहुँचते जो रोटर एंगल है या रोटर आपका जो है तो इतना ज़्यादा आपका बढ़ जाता है कि वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाता है. तो ओमेगा आर बिकम ग्रेटर देन ओमेगा एस, दैट इज़ सिंक्रोनस स्पीड. तो रोटर आपका अभी भी क्या करेगा? एक्सेलरेट ही करता रहेगा. हालांकि डिसेलरेशन की कंडीशन बन रही है, बट इस कंडीशन की वजह से आपका जो रोटर है, रोटर एंगल है, वो आपका एक्सेलरेशन ही देगा. एक्सेलरेशन देगा टिल कब तक देगा? डेल एम तक देगा. डेल एम एक ऐसा एंगल है जहाँ आपका ओमेगा आर आपका ओमेगा एस के इक्वल हो जाएगा. तो डेल सी से आप डेल एम मैक्सिमम एंगल तक चलेंगे जहाँ आपका ओमेगा आर जो है वो ओमेगा एस के इक्वल बन जाना है. तो यहाँ आपके देखेंगे ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ आपके पास वर्टिकल जो लाइन है डेल सी वाली, यानी कि क्लियरिंग एंगल. अब क्लियरिंग एंगल जो है आपका वो वर्टिकल साइड पर शिफ्ट हो सकता है. यस. कब तक शिफ्ट होगा? ये शिफ्ट होगा तो आपका मैक्सिमम डेल एम है वो भी आपका शिफ्ट हो सकता है. तो आप यहाँ देखिएगा डेल एम के बाद यहाँ काफ़ी स्पेस है. तो काफ़ी स्पेस है मतलब डेल एम आपका राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो सकता है. मतलब ये जो सिस्टम है ये आपका नॉर्मली स्टेबल सिस्टम कहलाएगा, बिकॉज ए वन इज इक्वल्स टू ए टू हियर. और डेल सी जो है आपका क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, डेल सी सी इज़ व्हाट? क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल है. तो डेल सी सी आपका इसके बाद मौजूद हो सकता है. यस, क्योंकि डेल सी तो आपका यहीं मौजूद हो गया. बहुत बहुत जल्दी आपने डेल सी फाइंड कर लिया यहाँ, क्योंकि आपका सिस्टम में अभी लोड जो आपने दिया था पी एस, शाफ्ट पावर जो थी वो बहुत ही कम थी. शाफ्ट पावर अगर आप ज़्यादा देते हैं तो आपका डेल सी का चांसेस रहेगा कि वो इंक्रीज़ होता जाए और डेल सी तक पहुँच जाए. डेल सी आपका समझ लीजिए आप यहाँ कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए. तो ये जो सिस्टम है ये क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम नहीं है, अनस्टेबल नहीं है, ये आपका स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ ए वन जो एरिया है वो ए टू एरिया के इक्वल आराम से बन सकता है. सेकंड कंडीशन हम देखते हैं क्रिटिकली स्टेबल कैसे होगा सिस्टम आपका. तो सिस्टम का क्रिटिकली स्टेबल होने के लिए आपका जो डेल सी जो था क्लियरिंग एंगल, फॉल्ट क्लियरिंग एंगल आपका क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के इक्वल बन जाता है. मतलब डेल सी पहले वाले डायग्राम में कहा था, इसके पहले कहीं मौजूद था, बिल्कुल डेल ज़ीरो के नज़दीक ही था आपका डेल सी. लेकिन इस वाले डायग्राम में जहाँ हम क्रिटिकली स्टेबल कंडीशन को डिफाइन करने जा रहे हैं, आपका जो डेल सी है वो इंक्रीज़ होते होते यहाँ तक पहुँच गया. मतलब जो ए वन एरिया है वो ए टू एरिया के इक्वल हो गया. अब कोई चांस नहीं बनता कि आप डेल सी को और आगे बढ़ाएँ तो ए वन ए टू के इक्वल होने जा रहा है. यानी ये आपकी क्रिटिकल कंडीशन है कि ए वन इक्वल्स टू ए टू यहाँ बन सकता है. लेकिन इसके बाद अगर आप डेल सी एंगल को, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है आपकी, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डेल सी रिप्रेजेंट कर रही है. इस डेल सी को आप अगर और आगे की तरफ राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि ए वन आपका ए टू के इक्वल हो जाए. यही एक क्रिटिकल कंडीशन है जहाँ आपने डेल सी सी को डेल सी के इक्वल बना दिया. तो ये आपका क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा. यहाँ डेल सी इक्वल्स टू डेल सी सी हो गया आपका, और डेल एम आपने इस हद तक बढ़ा दिया कि इसके आगे इसको बढ़ाने की और कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती. तो डेल एम भी इसकी पीक पर पहुँच गया. डेल एम इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकता. नेक्स्ट देख लेते हैं हम अनस्टेबल सिस्टम कैसे कहेंगे. अब ये जो डेल सी सी है क्रिटिकली क्लियरिंग एंगल, ये तो यहीं रह गया, लेकिन क्लियरिंग एंगल आपका इसके बाद मौजूद आ रहा है. तो यानी आपने ए वन देखिए, आप ए वन ए टू के इक्वल नहीं बन रहा किसी भी सूरत में. तो जब ए वन ए टू के इक्वल नहीं बनता है और डेल सी आपका क्रिटिकली क्लियरिंग एंगल से ज़्यादा बन रहा होता है तो वो सिस्टम आपका अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा. यहाँ आप ये देख लीजिए कि ये जो आपका डेल है
आपने उसको इंक्रीज़ कर दिया, इतना इंक्रीज़ कर दिया कि वहाँ आपका डी डेल बाय डी टी यानी कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डेल मिलना नामुमकिन हो चुका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, मतलब आप समझ लीजिए कि क्या होगा, सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता ही दिया कि अगर आपके पास में डेल का फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है तो आप कह सकते हैं आराम से कि हमारा सिस्टम क्या हो सकता है, स्टेबल बन सकता है। उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो स्टेबल बन सकता है। बट यहाँ आपने डेल को इस कदर इंक्रीज़ कर दिया कि डेल एम को तो हम यहाँ दे ही नहीं सकते। तो डेल एम आपका यहाँ पीक पर था, इसके बाद डेल एम आपका मैक्सिमम नहीं कर सकते थे, बढ़ा नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ आपको डेल एम रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, इवन कि आपने डेल इतना इंक्रीज़ कर दिया कि जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वही यहाँ पर एब्सेंट हो गया। मतलब सिस्टम क्या हो गया आपका, अनस्टेबल हो गया। तो हमने यहाँ 3 सिस्टम्स देखे। फर्स्ट सिस्टम था आपका नॉर्मली स्टेबल सिस्टम, दैट इज़ दिस वन। यहाँ आपके पास ये जो वर्टिकल लाइन है डेल सी, इसको आप और राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। A2 एरिया को आप और राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ कितना स्पेस बाकी है, यानी डेल एम आप यहाँ तक दे सकते हैं, जो हमने कौन सी कंडीशन में दिया, सेकंड, यानी कि क्रिटिकली स्टेबल कंडीशन में दिया। देखिए डेल एम हमने पीक तक पहुँचा दिया, इसके बाद कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती कि आप डेल एम को और आगे इंक्रीज़ कर सकें। तो ये आपका क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम और ये आपका अनस्टेबल सिस्टम, क्योंकि यहाँ डी डेल बाई डी टी इक्वल्स टू 0 नहीं है मौजूद। ओके, तो ये आपका सिस्टम पूरा हुआ, ये लेक्चर पूरा हो चुका, 2 पार्ट्स में मैंने बनाया। और इसके बाद हम लोग लेंगे केस नंबर 2। ये एग्जांपल था आपका परमानेंट फॉल्ट के लिए। सबसे पहले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स पढ़े, दैट इज़ टेम्पोररी फॉल्ट्स एंड परमानेंट फॉल्ट्स। टेम्पोररी फॉल्ट्स इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। उसमें केस नंबर 1 देखा हमने कि फॉल्ट अकर्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ वन ऑफ द पैरेलल लाइन। अब हम केस नंबर 2 को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। और केस नंबर 2 क्या होगा आपका कि जो भी आपका फॉल्ट है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं मौजूद होकर मिड ऑफ द लाइन अगर मौजूद हो तो सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा, उसको आप स्टेबल किस तरह से बना सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू।